हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, स्वागत। दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर संकेश्वर है एंड वेलकम टू अवर वीडियो। स्वागत है। विद्या संबल योजना। अब विद्या जो माँ विद्या देवी है वहाँ से शब्द लिया गया, लेकिन संबल अब युवाओं को मिला कि नहीं मिला, बेरोजगारों को मिला कि नहीं मिला, ये सोचने वाली बात है। विद्या संबल योजना फिर से वापस जिंदा हुई, लेकिन फिर वही पुराना वाला कन्फ्यूज़न, फिर वही पुरानी वाली समस्याएं अभी भी बच्चों के सामने हैं। बेरोजगारों के साथ में लॉलीपॉप देने का काम गवर्नमेंट्स हमेशा करती रही है, और ये भी एक प्रकार का लॉलीपॉप है। और लॉलीपॉप क्या किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पकड़ाया गया है, बेरोजगारों के लिए तैयार किया गया है। आरपीएससी कठिन पेपर बना रही है। 40% के रूल्स की वजह से आपके लगभग 1500 के आसपास पद क्या गए हैं, आपके खाली गए हैं। 1500-1600 पद, जिसका एक चार्ट मैंने शेयर किया था आपके साथ में। उसके बाद आरपीएससी ने 40% नियम का एक अखबार में अफवाह फैली। उसके बाद आरपीएससी ने फिर से वापस रिव्यू कमेटी बिठाई। अब वो रिव्यू कमेटी 31 अगस्त तक क्या देगी, आपकी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के बाद में आपके क्या पता चलेगा कि भाई पेपर को मॉडरेट किया जाए या नहीं किया जाए, या पेपर कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, ये सारी बातें वहाँ पर उस कमेटी में अभी चर्चा पे होगी। यानी जो मैंने रील डाला था वो आपने देखा होगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें, आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें अपडेट देते हैं हम लोग। अब उसमें क्या है, आपकी एक आ गया कि 40% के नियम को रिलैक्सेशंस दिया जाए। तो उस पर वो कह रहे हैं कि हम रिव्यू कमेटी में देख रहे हैं कि अगर वास्तव में जो लोग जनरल अवेयरनेस के बच्चे हैं वो फेल हो रहे हैं तो हम उसमें देंगे। इसके साथ साथ सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया विद्या संबल का। अब विद्या संबल का ऑर्डर जारी करके कहा कि इमीडिएटली कलेक्टर्स और पीओज को ये कहा कि आप लोग कमिटीज बनाइए, और कमिटीज बना करके आप क्या कीजिए, जल्द ही स्कूल्स में और कॉलेजेस में क्या कीजिए, आपके बच्चों की, बेरोजगारों की नियुक्ति कीजिए, और बच्चों के पद खाली नहीं रहे वो स्थिति। अखबार वालों ने उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया। अब नहीं रहेंगे खाली पद, स्कूलों में भरे जाएंगे विद्या संबल से पद, जैसे कोई बहुत परमानेंट, बड़ी परमानेंट नौकरी दे रहे हो, ऐसे बढ़ा चढ़ा करके पेश किया। लेकिन वो नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था कि ये वास्तव में एक प्रकार का बच्चों के साथ धोखा है, एक प्रकार का बच्चों के साथ गेम है, एक लॉलीपॉप है जो उनको पकड़ाया जा रहा है। और फिर जल्दबाजी की उस आदेश के चक्कर में बहुत सारे जिलों ने विद्या संबल की क्या जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिए। एक दिन या 1.5 दिन दिया, 1 या 1.5 दिन। अब एक दिन उसमें आज छुट्टी आ गई, उस दिन बच्चा जमा नहीं करवा पाया, कल का दिन है उसमें कोई आवेदन ही नहीं मिलेंगे। इसका मतलब फिर से आप विद्या संबल ला के भी बच्चों के साथ गेम खेल रहे हो। आप सारी शक्ति पीओज को, कलेक्टर्स को दे रहे हो कि आप फटाफट फटाफट 3 दिन में। अब वो लोग इसलिए बेचारे कर रहे हैं, ऊपर से आदेश आ रहा है, वो परेशान है, तो वो क्या कर रहे हैं, फटाफट फटाफट कर रहे हैं। लेकिन इस फटाफट के चक्कर में बच्चों को काफ़ी क्या हो रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को देने में समय लगता है, उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में समय लगता है। दूसरी बात है कि विद्या संबल के अंतर्गत एक बच्चा एक स्कूल में पता करना पड़ेगा उसको कि कौन सी स्कूल में, जिस सब्जेक्ट में एमए कर रखा है उसका पद कौन सी स्कूल में खाली है। फिर उस पद को आइडेंटिफाई किया तो हो सकता है वहाँ और लोगों ने फॉर्म भरा होगा, इस कारण वहाँ सिलेक्शन नहीं हो तो उसको और पता करना पड़ेगा और कौन कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पर वो उसका पद खाली है। चलो फर्स्ट ग्रेड के लिए पता किया, उसको पता चला फर्स्ट ग्रेड में नहीं होगा, तो चलो वो सेकंड ग्रेड में भी फॉर्म भरेगा, तो सेकंड ग्रेड में वो स्कूलें खोजना पड़ेगा उसके सब्जेक्ट की, फिर थर्ड ग्रेड में भरेगा। उसके बाद में उसका भी अभी भी श्योरिटी नहीं उसका होगा कि नहीं होगा। अब ऊपर से सिलेक्शन का क्राइटेरिया ऐसा रखा गया जिसमें विवाद होना तय है। 2021 में जब ये विद्या संबल आई थी तब भी आरक्षण के नाम पर क्या हुआ था, आपके इसमें विवाद हुआ था। अब तक कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है कि विद्या संबल रद्द है। कुछ बेरोजगार नेता जो है वो पोस्ट कर रहे हैं कि भाई वो रद्द होगी। अब रद्द हुई है कि नहीं हुई है। नागौर, जोधपुर, ऐसे कुछ जिलों ने इसके आदेश जारी किए, फिर वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि हम रद्द वापस लेते हैं। अब वापस लेने का मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं आएगा, हो सकता है उनसे कुछ गड़बड़ हुई हो, नियम स्पष्ट थे नहीं, तो उन्होंने जैसे तैसे जारी कर दिए होंगे, तो उनको वापस लेना पड़ा। तो अब वो वापस बैकक्लैश हो गया, तो अब वो खत्म। कुछ जिलों में अभी भी स्थायी ऑर्डर, जैसे हमारे बाड़मेर में अभी भी वो ऑर्डर पड़ा है, बाड़मेर में अभी भी बच्चे आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी जिलों में भी कुछ है, और ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन नहीं है। बेरोजगारों के नेता बता रहे हैं कि हाँ भाई इसको क्या कर दिया गया है, एक बार के लिए वापस ले लिया गया जब तक रीट प्री नहीं हो जाती, पात्रता नहीं हो जाती है। समस्या ही ना समस्या है, गोलमाल ही गोलमाल है। सरकार को समझना चाहिए कि अगर आपको जॉब देनी है, परमानेंट भर्ती निकालो। 76,000 पद खाली है तो परमानेंट भर्ती निकालो, प्रॉपर तरीके से आरपीसी करके फटाफट फटाफट पेपर कराओ। जो पेपर हो रखे हैं सेकंड ग्रेड वगैरह के, उनके रिजल्ट्स वगैरह दो। फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट्स वगैरह अभी आ रहे हैं तो उनके फटाफट रिजल्ट्स निकाल करके कागज चेक करवा के स्कूल्स में टीचर्स को भर्ती करो। जैसे टीचर्स वहाँ आपके भर्ती हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपकी बैकलॉग कम हो जाएगा, और जल्दी और भर्तियां जो अभी नहीं आई हुई उनकी नई भर्ती निकाल सकते हो। आप इसमें क्यों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो? एक तो गवर्नमेंट को इस पर 196 करोड़ रुपए हर महीने का खर्चा आएगा। दूसरा, जो बच्चे परेशान होंगे अपनी पढ़ाई छोड़ करके, अपना जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके स्कूल्स में जा करके वहाँ पर नियुक्तियाँ लेंगे, वो परेशानियाँ सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये सारा कुछ जो है अभ्यर्थियों को लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए, लॉलीपॉप तो पकड़ाए तो चलो समझ में आया, लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से पकड़ा दो।
ऐसे खिला भी नहीं रहे उस बच्चे को, ठीक है। ये तो ऐसे है कि भाई आपने अभ्यर्थी को बोला कि हम आपको विद्या संबल में नौकरी दे रहे हैं, अभ्यर्थी वहाँ टूट पड़े। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं, जब खराब रिजल्ट आता है या फिर जब चीज़ें आपके पक्ष में नहीं जाती है तो आप हमें कोसते हो या हमें गाली देते हो कि भाई आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपने इतने ज़्यादा पेजेस पढ़ा दिए, इस कारण आपने मैटर दिया तो उसमें आया तो नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप बोल देते हो। आपने कभी सोचा कि हम लोग निस्वार्थ भाव से आपके लिए काफ़ी समय तक के लिए खड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ भी हम आपके पक्ष के लिए बोलते हैं। फिर भी आपको जब भी ऐसी भर्ती आती है, आप विरोध करने के बजाय आप उसमें क्या होना शुरू हो जाते हैं, शामिल होना शुरू हो जाते हैं। अब आप लोग सारे लोग विद्या संबल में नियुक्ति करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और जब कुछ गड़बड़ होगा हम लोग कुछ बात रखेंगे उस पर, बात में जब रील आएगी या कुछ भी यूट्यूब पे कुछ आएगा हमारे खिलाफ, तुम कोचिंग माफिया ये वो। आप सोचो, अपने हितों की बात रखने वाले लोग दो चार ही बचे हैं अभी। आप एक बात तो ये कंसिडरेशन कर लो, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा सबल करके उनको समझा करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी मजबूरी हो सकती है विद्या संबल को ज्वाइन करना, लेकिन विद्या संबल कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। विद्या संबल अस्थायी तौर पे आपको लेके आएगा। आप जो ये सपने देख के जा रहे हो, जो सैलरी का चार्ट देख करके जा रहे हो कि सैलरी के फर्स्ट ग्रेड के सैलरी में 30,000 दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड में 25-26,000 दे रहे हैं, थर्ड ग्रेड में 21,000 दे रहे हैं, ठीक है, 12 महीने तक अपने को इतने मिल जाएंगे। कैलकुलेट कर लिया होगा आपने 30,000 के हिसाब से, 12 महीनों के आपके 10 महीनों के 3 लाख हो गए, अब 2.5 लाख आ जाएंगे। पहले ये पता करो जो विद्या संबल में पहले नौकरी कर चुके हैं उनका पेमेंट कितने महीनों में आता है। इसका पेमेंट समय पर नहीं आता है। इसका पेमेंट आप ये सोच रहे हो कि महीना होते ही जैसे सरकारी टीचर्स के पैसे में परमानेंट वालों के खाते में टक बचता है वैसे आते हैं क्या? उस वैसे पैसे नहीं आते, इसका बिल बनता है। आपने जितने पीरियड पूरे होंगे, पीरियड पूरे होने के 4-5 महीने बाद बिल बनेगा, बिल जाएगा वहाँ से पैसा आएगा, पैसा आने के बाद आपको मिलेगा। तो आप ये एक फेरी टेल लेके चल रहे हो कि जाएंगे फटाफट से महीने आएगी, ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ पे प्रॉपर बात करो, ठीक है, तभी मामला बैठेगा। मैं आपको हमारा आदेश बताता हूँ, उस आदेश को आप देखिए, बाड़मेर का आदेश है ये, बाड़मेर में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। ये सब जगह ऐसे सेम आदेश जारी होता है। ये देखिए 1 तारीख 1 दिन दिया है, क्या दिया, ये सब लगभग, मैं एक बाड़मेर का उदाहरण ले रहा हूँ, बाकी सब जगह भी ऐसा ही होगा शायद। 25 तारीख को पीओ क्या करेंगे, आपके चयन गठन करेंगे। 26 और 27 को आपके रुक्त अंतिम तिथि है, ये विद्यालय समय तक आपको बताने कितने पद खाली है, क्या है, 2 दिन दिए। आज छुट्टी थी तो पीछे बचा 1 दिन। फिर है 29 तारीख को क्या करेंगे, 28 को फिर छुट्टी है रक्षाबंधन की, 29 को क्या करेंगे, सूची तैयार करके स्कूल वाले सीबीओ साहब को भेज देंगे, सीबीओ इसको सीडीओ को भेज देगा, और सीडीओ इसको कहाँ भेज देगा, जिला कलेक्टर भेज देगा। 31 तारीख तक सारा हो जाएगा। बच्चे से 1 दिन दिया है, सिर्फ 1 दिन दिया गया है कि आप 1 दिन में फॉर्म भी भरो, 1 दिन में जमा कराओ स्कूल में। अब बहुत सारे मल्टीपल स्कूल्स में उसको जाना है, क्या वो जा पाएगा? नहीं, सिस्टम नहीं जाना, वो समझ नहीं रहा है, पहली चीज। उसके बाद में देखिए आप, ये प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया आप देखो, इस प्रक्रिया में अपने आप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर रखी है, ठीक है। नंबर 2, आपको जो भी साथी हैं जिनको इतना ही आरक्षण चाहिए तो परमानेंट भर्ती की मांग करो, ठीक है, प्रॉपर। अब इसमें विद्या संबल में जाओ मत, तो अपने आप लोग नहीं मिलेंगे, तब अपने आप चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। वैसे वो अनप्रैक्टिकल तरीका है, जाना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी भी, और आप कितने लोगों को रोक सकते हो, ये कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है कि जाओ मत, लेकिन फिर भी आप उस पर बात तो कर ही सकते हो। अब चयन प्रक्रिया देखो, अगर आप अध्यापक लेवल 1 में जाएंगे तो कक्षा 10 के 30% मार्क्स, कक्षा 12 के 40% मार्क्स, और आपने BSTC वगैरह कर रखा है उसके आपके 30% मार्क, इस तरह से बनेगी। अध्यापक लेवल 2 20% 10th के, 20% 12वीं के, 30% BA के और 30% BEd के, इस तरह से आपका बनेगा। वरिष्ठ अध्यापक में 10% 10वीं के, 10% 12वीं के, 50% BA के और 30% BEd के। और व्याख्याता में आपको 12वीं 10वीं 12वीं का मैं तो है नहीं, BA MA और BEd के मिलकर के बनेंगे। पहली बात, ये बहुत वेरी करता है। वेरी करने का मतलब है, कोई साथी ऐसा हो सकता है जिसके 10वीं में लेवल 1 में शामिल होना चाहता है, 10वीं 12वीं में बहुत अच्छे परसेंटेज हैं, ठीक है, और STC में कम है तो वो वहाँ पे बाहर हो जाएगा। यानी परसेंटेज यहाँ बेस बन गया, आपकी योग्यता बेस नहीं है। जैसे मान लो कोई बंदा है जिसके 10वीं 12वीं में 55 65 60% थे, लेकिन आज उसने अच्छी मेहनत की, आज वो अच्छा पढ़ाना जानता है, उसका जो पढ़ाने का स्किल है वो ज़्यादा अच्छा है, वो अगर एग्जाम दिलाए तो वो अच्छा कर सकता है, ठीक है, या वो रीट वगैरह निकाल चुका हो। अब ऐसा बंदा है जिसने कभी रीट नहीं दिया, जिसने कभी RS ये जो आपके प्री है, ये मेंस है जो रीट का, वो नहीं दिया, कभी वो एग्जाम में फेल नहीं हुआ, सीधा उसके 10th में 12th में और अच्छे परसेंटेज है तो उसके आधार पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्टिस कहाँ है, न्याय कहाँ पर है? जो इंटेलिजेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं देखा जाता है आपके परसेंटेज कितने, एग्जाम ये देखा जाता है कि जो पेपर लिया जा रहा है उसमें आपकी कितनी योग्यता रखते हो। या तो कोई पेपर है ही नहीं, आपने 10 साल 15 साल पहले कोई परसेंटेज बनाए थे अच्छे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या 10-15 साल परसेंटेज कम बनते थे, कोरोना में बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं जो फ्री फोकट बांट दिए गए हैं वो है। या हमारे सरकारी स्कूलों में क्या किया गया है, सरकारी स्कूल्स में क्या हुआ है,
पिछले कुछ सालों से ट्रेंड आया है, 4-5 साल से। वो ट्रेंड ये है कि सरकारी स्कूल के टीचर्स खुद आपके क्या करवाते हैं, आपकी नकल करवा के अच्छे परसेंटेज बनवाते हैं ताकि सोशल मीडिया पर जाए, स्कूल का नाम हो, सारी चीज़ें हो, वो सारा कुछ होता है। इस वजह आप उसका बैकग्राउंड आप जानते हैं तो उसके लिए करते हैं। तो वहाँ परसेंटेज ज़्यादा है तो वो बच्चे यहाँ पे मौका लपक लेंगे और योग्य व्यक्ति बाहर हो जाएगा। फिर आप व्याख्याता में क्या कर रहे हैं, 20% बीए का और एमए का 50%, फिर बीएड का यहाँ पर भी। तो आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस में अपने आप में क्या है, आपकी समस्या है। इसका एक तो इसका ये भर्ती अपने आप में एक फ्रॉड है, एक प्रकार की, मतलब किसी मतलब नहीं है उसका, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपको आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं वो लिखिए, आवेदित विषय का नाम लिखिए, इस विद्यालय का नाम, पंचायत समिति, विज्ञप्ति संख्या, तिथि, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, स्थायी पता, पत्र व्यवहार, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ये भरना है। 10वीं 12वीं बीए बीएड एमए वगैरह सारे के सारे आपको लगाने, नेट सेट वगैरह कुछ लगाने, ये सारे लगा करके आपको क्या देना है, आपको अगर गेस्ट फैकल्टी का अनुभव है आपके पास तो वो अनुभव लगाओ। अभी अनुभव वाले आपके यहाँ पर प्रायोरिटी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भाग दौड़ भरा मामला है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। गवर्नमेंट मस्ट विड्रॉ दिस, सरकार को विद्या संबल को विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये जो 2021 में जब अशोक गहलोत लेके आए थे तब भी ये प्रॉब्लमेटिक थी, बहुत सारे साथी उसमें आए थे, स्कूल्स में जुड़े भी थे, कई सालों तक पढ़ाया, मेरे साथ भी बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने इसको ज्वाइन किया, आज तक वो विद्या संबल के चक्कर में ही है, ठीक है। मैं भी 2021 में था, कोरोना में था, मैंने रीट भी दिया, उसके बाद मैंने सेकंड गेट दिया, थर्ड गेट दिया, उसमें भी हुआ, सेकंड गेट में हुआ, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ। तो आप एक सीरियस विद्यार्थी हैं, वास्तव में आप परमानेंट कैडर में आना चाहते हैं, आपके माता पिता के पास ठीक ठाक पैसे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो प्लीज़ मत आइए इसमें, मत पढ़िए इसमें, ठीक है। हाँ, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपकी एज काफ़ी हो चुकी है, आपके पास ऑलरेडी आप विद्या संबल में रह चुके हो, ठीक है, ऑलरेडी पहले 2021 वाली विद्या संबल में रह चुके हो, अब भी आप विद्या संबल में रह रहे हो या किसी प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हो, आपकी आर्थिक स्थितियाँ आपकी बिल्कुल विरुद्ध है, ठीक है, या आपकी पढ़ाई का इस तरह की स्थितियाँ हो चुकी कि आपके पढ़ने का मन कम है, या फिर जो पढ़ाई आप किस्तों में कर रहे थे, या अलग अलग तैयारी करने वाले लोग होते हैं ना, गवर्नमेंट नौकरी की अलग अलग तैयारी होती है। एक गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी होती है एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम मतलब मुझे किसी भी हालत में गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, कुछ भी पढ़ना पड़े, कैसे भी करना पड़े करूंगा, वो एक्सट्रीम होता है और उसमें लोग निकाल देते हैं। एक आध बार असफल होता है, दूसरी बार में वो 2-3 एग्जाम निकाल लेते हैं। एक होता है कि बढ़िया मेहनत करता है लेकिन मेहनत को नोट्स इन मॉड्यूल्स इन पे ज़्यादा रहता है, इस वजह से वो किनारे पे आकर के बाहर होने की स्थिति में रहते हैं। और एक ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, फॉर्म हर परीक्षा का भरेंगे लेकिन वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, वो मजबूरियां उनकी बहुत सारी हो सकती है। आई रिस्पेक्ट दोज प्रॉब्लम्स, मैं उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम, जैसे मान लो उनके पास आपके उनको जॉब करना पड़ रहा है, घर की आर्थिक स्थिति के पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है, तो वो उस वजह से, अब उनसे मैंने कहा था ना सरकारी तैयारी एक नशा की तरह है जो छूट नहीं सकता, तो उस वजह से वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे साथी जो तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जो फॉर्म भर देते हैं, प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते, तो आप विद्या संबल ज्वाइन कीजिए। आप कम से कम 4 महीने बाद, 5 महीने बाद भी आपको जो पेमेंट मिलेगा वो आपके काम आएगा, क्योंकि पेमेंट का मामला पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है, हमारे एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है। आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कीजिए, आप प्राइवेट स्कूल में जॉब कीजिए, आप प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाइए, तो भी आपका पेमेंट हर महीने नहीं आता है। उसका पेमेंट महीने 1.5 महीने, कोई 1-2 कंपनीज को छोड़ दो, बाकी सबका ये हाल है। सब लोग अंडरपेड हैं। पहली चीज़ तो बेरोजगार सारे के सारे अंडरपेड हैं। अंडरपेड का मतलब है जितना उनको उनकी योग्यता उतना तो पैसा कोई देता नहीं है, पहली चीज़, क्योंकि बेरोजगार बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से उनको अल्टरनेटिव मिल जाता है, इस कारण वो उतना पैसा देते नहीं हैं। दूसरी चीज़ है वो डिले होता है। डिले मतलब है कि 1 महीने का पेमेंट दूसरे महीने आता है, दूसरे का तीसरे महीने आता है। ये प्राइवेट में भी ये स्थिति हाल है और प्राइवेट स्कूल्स में भी अंडरपेड हैं। अब गवर्नमेंट में भी आप विद्या संबल से कॉन्ट्रैक्ट पे जाओगे तो आपके महीने महीने पेमेंट नहीं आएगा, 4-5 महीने बाद पेमेंट आएगा। बेरोजगारी के दौर में कहीं से भी कोई भी जुगाड़ होता है तो वो आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो इस स्थिति, ऐसी स्थिति में अगर आप फंसे हुए हो तो आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन आप ये जो नए जो युवा हैं उनको लगता है कि विद्या संबल बस चमत्कार है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2-4 दिन जाओगे, जो पढ़ाने का भूत वगैरह वो भी उतर जाएगा, क्योंकि वहाँ पीरियड वगैरह सही समय पर मिलते नहीं। मैं विद्या संबल को देख चुका हूँ, आपका पीरियड उस शेड्यूल में फिट बैठेगा नहीं, ठीक है। आप पहुंचे, अब कोई टीचर है, परमानेंट टीचर है, वो उसका पहले कुछ और कर रहा था और आप जब पहुंचे पीरियड लेने, वो अंदर घुस गया, अब वो वहां पर पीरियड ले रहा है, तो आपको वो कहेगा कि मैं पीरियड ले लेता हूं, फिर आपको पीरियड लेने दूंगा। 1 घंटा वहां आपका वो खराब करवा देता है, उतने में कोई और काम दे देते हैं। गांव की जान पहचान का होगा तो और कोई भी आपको पीरियड पकड़वा देंगे, ठीक है। आपको पीरियड का शेड्यूल पता नहीं होगा, उनका बिहेवियर आपके प्रति बहुत ही ऐसा रूखा रूखा सा होगा, ठीक है। और बच्चे भी आपको एक्सेप्ट करने में बहुत झिझकेंगे।
आप चले जाओगे, अब बच्चों पीरियड लेने गए, बच्चे आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए ये एक प्रकार का इस तरह से मतलब एक प्रकार का सरकार के द्वारा पकड़ाया गया लॉलीपॉप है कि ठीक है पद भरा हुआ दिख जाए, क्योंकि आजकल जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं उन प्रोटेस्ट के बाद ये लगता है कि सरकार को डर है कि कहीं ये मुद्दा ना बन जाए, इस वजह से सरकार इन पदों को भर रही है। जैसे स्कूल के जो सीजेपी वाले स्कूलों में जो घूम घूम के जो माहौल बना रहे हैं उसको लेकर भी सरकार डर रही है। इस कारण सरकार ने आज ही मेरे को किसी साथी ने भेजा था, आज ही भेजा था कि सरकार ने टेंडर जारी किया, लगभग 170-200 के आसपास स्कूल्स हैं जिनको रिनोवेशन के लिए सरकार ने आपके टेंडर जारी किए। तो गवर्नमेंट को पता है कि ये एक प्रेशर पॉइंट है, इस कारण उन्होंने क्या किया, इसको हाथों हाथ ऑर्डर जारी किया। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक प्रेशर बन सकता है कि विद्यालयों में टीचर्स नहीं है, फैकल्टीज़ की कमी है, और सीजीपी वाले जब स्कूल्स का आपने टेंडर जारी करवा दिए हैं कि भाई स्कूल्स हम रिनोवेट करवा देंगे, जो बिल्डिंग्स कमजोर है उसको दोबारा बनवा देंगे, अच्छी बात है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, बगैर किसी प्रोटेस्ट के करना चाहिए था, लेकिन अब वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब वो इंप्लीमेंट कब होगा वो भी अपने आप बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जो भी है कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। अब अगला मुद्दा हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर बने कि पद खाली है, तो सरकार ने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि पद खाली है ना, इस पद खाली वाले मुद्दे को नहीं उठाए, इसके लिए हम गेस्ट फैकल्टी ले लेते हैं। इस कारण फटाफट आदेश जारी करवाए, लेकिन जो कलेक्टर्स के डीओज के पास जो आदेश के उनमें कोई स्पष्टता था नहीं, तो उन्होंने फटाफट आदेश जारी किए। बाद में पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़, क्योंकि बच्चे जो फॉर्म भरेंगे तो अपनी बात रखेंगे, आजकल सोशल मीडिया अपनी बात रखते हैं, जब बात रखने की बात आई तब वापस वहां पर उनको पता चला तो वापस विड्रॉ कर लिया। अब कुछ जिलों ने विड्रॉ किया, कुछ जिलों ने विड्रॉ नहीं किया। उतने में जो बेरोजगार नेता तथाकथित वो कहते हैं कि भैया ये भर्ती रद्द हो रही है। अब क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है, ठीक है। अब जब तक सरकार का आदेश नहीं आता तब तक ये अस्थायी तौर पर चल ही रही है। अगर आपके जिले में फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको आवश्यकता है तो आप 4-5 जगहों पर फॉर्म लगाएं। अब आप फॉर्म लगाने में भी थोड़ी सी आप अपनी स्मार्टनेस यूज करें। मान लेते हैं कि अगर ये लागू रहती है तो आप फॉर्म लगाने का एक तरीका ये है। अब ऐसा साथी जिसने बीए कर रखा है, बीएड कर रखा है और एमए कर रखा है, अब आप तीनों चीजों पे योग्य बनते हो। फर्स्ट ग्रेड में, आप सेकंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड, तीनों में योग्य बनते हो। आप क्या करो, अपने एमए कर रखा है ना, तो आपके सब्जेक्ट के आपका सब्जेक्ट का स्कूल को अपने आसपास के स्कूल का पता करो, 10-12 स्कूल का पता करो, कौन से स्कूल में आपके सब्जेक्ट का पद खाली है, ठीक है। तो विद्या संबल में फॉर्म भरो, उस स्कूल में पता करो कि 10 स्कूल में खाली है, तो वहां जाके 10 फॉर्म लगाओ, 10 स्कूल में अपना फॉर्म लगाओ फर्स्ट ग्रेड का। फिर क्या करो, पता करो कि सेकंड ग्रेड, आप मान लो एसएसटी बनती है या कोई भी विषय बनता है, तो आप पता करो कि कौन से स्कूल में सेकंड ग्रेड के पद खाली हैं जो आपका सब्जेक्ट है, वहां पर भी फॉर्म लगाओ। फिर थर्ड ग्रेड में पता करो कि कहां पर आपके तीनों में से अगर आपको आवश्यक तब जाके मिलेगा। आपने कहा साहब प्रिंसिपल सर मेरे व्यक्ति हैं, हमारे पहचान के, उन्होंने कहा हो जाएगा, वो तो जाएगा, लेकिन उनके हाथ में नहीं है। वहां से सीबीओ जाएगा, सीबीओ सीडीओ कलेक्टर के पास जाएगा, और कलेक्टर वहां पर बहुत सारे आवेदन आएंगे, एक ही स्कूल पर, एक स्कूल में बहुत सारे आवेदन आएंगे, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, आपका सेलेक्ट नहीं होगा, आपके प्रिंसिपल की नहीं चलेगी वहां पे, ठीक है। इस वजह से आप मल्टीपल फॉर्म्स भरें, अगर भर भी रहे हो ना तो एक स्कूल नहीं भरें, बहुत सारे स्कूल्स भरें, ताकि आपकी किसी न किसी कैटेगरी में क्या अड़ जाए, टांग अड़ जाए। और जब इसमें आपका जब हो जाए तो आप प्रॉपर 2-3 घंटे जाओ, 2-3 घंटे जो भी पीरियड आपका बनता है उनको पूछ लो, दूसरे दिन जाके अपने हक की बात प्रॉपर तरीके से जाके पूछ लो कि सर मेरा पीरियड बता दो, कितने बजे आना, मैं बेरोजगार आदमी हूँ। आप सर ऐसे करोगे जाकर के प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल सर कोई स्थायी नौकरी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा जाओ और जाके बोलो कि सर मेरा पीरियड कब है, कितने बजे से कितने बजे आना है, मुझे मेरा पीरियड का फिक्स बता दिए, मैं उस वक्त आऊँगा, कृपया करके मेरा पीरियड सही प्रॉपर रखिए ताकि मुझे परेशान ना होना पड़े, और मैं आके अपना पीरियड लेके चला जाऊँगा, और पीरियड्स के अनुसार मेरे घंटे बना देना और मैं उस पर साइन कर दूंगा, ठीक है, पीरियड के अनुसार मेरा पेमेंट हो जाएगा। तो उस तरह से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना है। वहाँ ऐसा नहीं सुबह 10 बजे गए, प्रिंसिपल ने कहा नहीं 12 बजे क्लास होगी, 12 बजे तक भागे फाड़ते रहे, फिर 2 बजे क्लास हो रही है, फिर 4 बजे वापस आ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर आपको जब अपना टाइम है 7 बजे पहुँचे, 7 बजे से मतलब आपका 10 बजे तक टाइम है, 10 बजे लो, फिर वापस आओ, घर पे आकर के प्रॉपर आपके परमानेंट की तैयारी करो। और अगर पढ़ाते भी हो तो अपना सब्जेक्ट वहाँ तैयार करो। सीधी सी बात है कि आप जिस सब्जेक्ट के आए, जैसे फर्स्ट ग्रेड में मान लो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के, तो 11th-12th में ही पढ़ो, बाकी क्लासेस में मत जाओ। 11th-12th में आपके क्या करो, वहाँ पे 11th-12th में आपके 11th की एनसीईआरटी की बुक्स तैयार कर लो, पहले चैप्टर से नोट्स रात को तैयार करके जाओ, दूसरे दिन बच्चों को सुबह अच्छे तरीके से पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो और बच्चों को अच्छे नोट्स बनवाओ, तो बच्चे अच्छे प्रभाव पड़ेगा, तो वो आपसे भी सीखेंगे, आप भी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन भी कर रहे हो तो ये तय करके चलो कि मैं अगले 2-3 महीनों में, जब तक मैं आपके विद्या संबल की नौकरी करूंगा तब तक मैं मेरे एनसीईआरटी के नोट्स तैयार कर लूंगा, और बाद में वापस जब घर आऊंगा तब मैं क्या कर लूंगा, मेरे बाकी नोट्स बना लूंगा, बाकी बुक से पढ़ लूंगा, तो मेरे स्कूल भी ज्वाइन हो जाएगा, मुझे 2-4 महीने का रोजगार भी मिल जाएगा, और मुझे एनसीईआरटी के नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। स्मार्ट
यूज करो, ठीक है। सपने देख के, मुंगेरी लाल के सपने देख करके पहुंच रहे हो वहां पे, कुर्सियों पे मजे कर रहे हो, परमानेंट टीचर्स के साथ में बैठ करके फोटो वोटो खिंचा रहे हो, ठीक है, माहौल बना रहे हो वहां पे, ऐसा करोगे तो कोई मिलना कुछ नहीं, लास्ट में आपको हाथ में कुछ नहीं लगेगा, हाथ में आपके कुछ भी नहीं लगेगा, फिर आप वैसे ही वापस आ जाओगे, ठीक है। सीधा सिंपल तरीका बताता हूं। अगर आप विद्या संबल ज्वाइन करने का स्थिति बन रही है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है या आपको मजबूरन ज्वाइन ही करना पड़ रहा है, तो ज्वाइन करो, सीधा जाओ, प्रिंसिपल से मिलो, सर मैं बेरोजगार अभ्यर्थी हूं और मुझे इस जॉब की आवश्यकता है, सरकार चूंकि इस प्रकार से लेती है तो मुझे मेरी मजबूरी में लेना पड़ रहा है, अब मुझे आप टाइमिंग बता दीजिए, कितने बजे आना है, उतने बजे मैं आऊँगा, मेरा पीरियड लेके मैं चला जाऊँगा, कृपया करके मुझे माफ़ करें, मैं बाकी एक्टिविटीज़ में इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं सिर्फ पीरियड लेके। अब आप जाओ, वो बता देते हैं, ठीक है, नहीं बताए तो उनको पूछ लो, उसके बाद में अपने नोट्स तैयार कर लो, एनसीईआरटी पूरी तैयार कर लो, 4 महीने नौकरी करो वहाँ पे, 2-3 महीने, जब तक एनसीईआरटी के सारे चैप्टर आपके, अगर फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइन करो एनसीईआरटी फर्स्ट ग्रेड को तैयार कर लो, अगर सेकंड ग्रेड वगैरह में ज्वाइन करो तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो भी एनसीईआरटी उसको तैयार कर लो, तो आपकी नौकरी भी हो गई और एनसीईआरटी भी तैयार हो गया, नोट्स भी तैयार हो गए। अब आप जा रहे हो, आराम से घूम रहे हो, फिर रहे हो वहाँ, परमानेंट टीचर्स के साथ वो सारा कुछ कर रहे हो, ऐसा अगर माहौल बनाओगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, लास्ट में आप खाली हाथ निकलोगे, ऊपर से बेइज्जती और हो जाएगी, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, सरकारी स्कूल में, तो लोग तो गाँव वाले तो सोचेंगे भाई भाई साहब इसकी नौकरी लग गई है ना, माहौल भी बन जाएगा आपका, आप सोचोगे ठीक है, अच्छा यार बगैर भर्ती दिए, बगैर 40% पार किए माहौल तो पूरा परमानेंट वाला बन रहा है, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मैंने कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे विद्या संबल पे गेस्ट फैकल्टी पे लगे लोगों को देखा, जब परमानेंट लोग आ जाते हैं तो वो उनका कोई पता नहीं चलता है, वो 4 साल 2-3 साल अपने कॉलेजेस में ख़राब करते हैं, ठीक है, और उनको लास्ट में उनके जीवन में कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए ये जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती होती है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती के साथ अगर सरकार आपके साथ दिमाग के साथ खेलती है तो आप उनके साथ दिमाग से खेलो। सरकार खेलती है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट पे 12 महीने लेके अपना खाना पूर्ति कर देते हैं, तो आप भी वहाँ जाकर के ज़्यादा टीचर बनने की आवश्यकता नहीं है, जाओ, अपने बच्चों के साथ धोखा नहीं करना है, आराम से अपना चैप्टर तैयार करके जाओ, पढ़ाओ, वापस आके चैप्टर दोबारा तैयार करो, एनसीईआरटी तैयार करो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो, 2-3 घंटे जाते हो स्ट्रिक्टली 2-3 घंटे ही जाओ, उसके बाद वापस आकर के अपनी तैयारी को स्ट्रिक्टली रखो, अपना करियर बनाओ, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दो, वहाँ थोड़ा लालची बनो, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन हो करके आगे परमानेंट में आ जाओ। अगर आप सोचोगे नहीं सर एक बार ज्वाइन कर लेंगे विद्या संबल में, फिर कोर्ट वोट के चक्कर निकालेंगे ना, हम लड़ लेंगे संगठन बना करके, कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं, परेशान होना है, कोर्टों में कौन सा फ्री में आपको कोई बुलाएगा, संगठन बना के लड़ोगे तो 5-10 हज़ार रुपए जो भी कमाओगे विद्या संबल में सारे कोर्ट में वकीलों की फीस में पूरे हो जाओगे, उतने में उम्र चली जाएगी, फैमिली का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, हज़ारों समस्याएं हैं, थोड़े से अवेयर बनो, जो भी ज्वाइन कर रहे हो कर लो, लेकिन पढ़ाई महत्वपूर्ण है, अपनी तैयारी जो है वो महत्वपूर्ण है, और अगर आपको लगे कि विद्या संबल मेरी तैयारी में इंटरफेयर कर रही है, मेरे परेशानी पैदा कर रही है, आपके पेरेंट्स अगर मना कर रहे हैं तो वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। युवा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉलेज स्कूल कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में फंस जाओगे और अपने करियर के 2 साल खराब कर दोगे, फिर ये मौके दोबारा नहीं आते हैं। सिलेक्शन, सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी में सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो सही समय पर सही डिसीजन बना पाते हैं, जो अपने डिसीजन को ऐसे फ्लिप करते रहते हैं ना, विद्या संबल इसको देख करके, लॉलीपॉप्स को देख करके, उनका नॉर्मली सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो प्रॉपर तैयारी भी नहीं कर पाते हैं, उतने में भर्ती आ जाती है, पेपर टफ आ जाएगा, 40% का नियम आड़े आ जाएगा, पेपर का स्तर बढ़ जाएगा, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इस कारण आपको अल्टीमेट एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके चलना है कि मुझे अपनी तैयारी को उस लेवल पे रखना है कि आपकी कैसी भी स्थिति आ जाए कुछ भी नहीं हो जाए। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, अब मुझे पता था कि इंटरव्यूज में होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, मैंने मेरे रिटर्न के मार्क्स ऐसे रखे, 128-29 नंबर थे मेरे, 127-28 नंबर थे, जो कि हमारी ओबीसी की मेरिट से 1 नंबर कम था, तो मुझे अगर 2-3 नंबर भी मिलते हैं तो मेरा सिलेक्शन होता है। वो एक्सट्रीम लेवल लेके चलो कि कैसी भी परिस्थितियां, इंटरव्यू बिके, कुछ भी हो तो भी आप अंदर हो, तो आपको उन सारी समाज की जितनी गंदगी है ना, उस सबसे ऊपर जाके पढ़ना होगा, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो इसमें विद्या संबल आपके बाधा न बन जाए, इस बात का आप ख्याल रख करके क्या कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी अगर आपकी आवश्यकता है, आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जहां विद्या संबल के अनुसार ही व्यक्तित्व है, मतलब थोड़े ढीले ढाले व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, कभी विद्या संबल में ज्वाइन करते हैं, कभी इधर उधर तैयारी के नाम पर फॉर्म भरते हैं और तैयारी प्रॉपर करते नहीं हैं, बस ऐसे ही किसी के नोट्स उठा लिए, किसी के मॉड्यूल पुराने पढ़े हैं वो उठा लिए, ऐसी चलती फिरती तैयारी करते हैं, ठीक है, कभी 4 घंटा कुछ और काम करते हैं, 2 घंटा गाँव में घूमते हैं, फिर वापस आके किताब लेके शाम को बैठते हैं, फिर जब फेल हो जाते हैं तो फिर सिस्टम को, हम लोगों को, उन कोचिंग माफियाओं को, सबको गाली देते हैं। अगर इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं तो आप विद्या संबल ज्वाइन करो, उसमें ही रहो और वो काफ़ी अच्छा जॉब है। नए हो, युवा हो, यंग हो,
और चाहते हो कि परमानेंट में आना है, मुझे इन सारी चीज़ों मोह माया में नहीं पढ़ना है, इस लॉलीपॉप में नहीं पढ़ना है, सीधा सिंपल तरीका है, अपने मैटर की अच्छी तैयारी करो, एक्सट्रीम लेवल की तैयारी करो, ताकि बाकी सारी चीज़ें आपके नीचे रह जाए, आप ऊपर चले जाओ। और ये मौके बहुत कम आते हैं जीवन में, जितना जल्द समझ करके कर लोगे उतना आप आसानी से आगे बढ़ जाओगे। और ये कहने वाले लोग भी बहुत कम हैं। लोग अपने फ़ायदे के अनुसार बात करते हैं, क्योंकि आप हो ही ऐसे। आप लोग इस तरह के हो कि किसी भी चीज़ की कमी हुई, कुछ भी हुआ, जो लोग आपके लिए बोलेगा उसको ही वापस आके आपका बोलने की आपकी आदत है। बोलेगा नहीं, वो वापस दोबारा बोलेंगे कि उसको पता है क्या मतलब इन लोगों ये तो भ्रमित लोग हैं, इन लोगों को कोई सेंस है नहीं, कुछ भी बोलते रहते हैं अपने तरीके से, अपने सब्जेक्टिव, मतलब उनको कोई नुकसान हुआ तो किसी और पे डाल करके खुद को बस पल्ला झाड़ करके फिर खुद को बेरोजगारी में घुमाते रहते हैं। अरे क्यों बेरोजगारी में घुमा रहे हो? अच्छे तरीके से मेहनत कर लो और इस विद्या संबल के लॉलीपॉप में कम से कम फंसने का क्या करो, प्रयास करो, ठीक है। बाकी ये अभी रद्द हो जाएगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि रद्द होने की पूरी संभावना है। तो जब तक आदेश नहीं आता, आपके जिले में अगर आदेश आ रखा है तो ज्वाइन कर लो, आदेश नहीं आ रखा है तो आपके कोई बात नहीं। और ऊपर से जयपुर से आ जाएगा ऑर्डर कि भाई सबका रद्द किया जाता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, रद्द हो गई। परमानेंट की तैयारी करो, परमानेंट की तैयारी मत छोड़ो, भर्तियां ऐसे ही आएगी और आगे भी आते रहेगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि और ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता दो, दो चार शब्द हमारे लिए भी अर्पित कर देना, ठीक है। कुंठा से अगर ग्रसित हैं अगर आप, तो हमारे लिए भी दो चार शब्द अर्पित कर सकते हैं। बाकी बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी करो और अपना सिलेक्शन लेके जाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ें आने वाले समय में और ज़्यादा हावी होगी। इन चीज़ों को हावी न हो उसके लिए आप थोड़ा सा अवेयर होकर के 4, 5, 10 किताबें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ रही है ना, पढ़ लो। उस पुराने ढांचे से थोड़ा सा बाहर आकर के थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा इनोवेटिव, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ लो, ताकि सेलेक्ट हो जाओगे, सिस्टम में आ जाओगे एक बार। तो सिस्टम में एक बार आ गए तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी विद्या संबल, ये जो है ना, इन सारी चीज़ों से पार हो जाओगे। आपको क्या लगता है कि लोग आपके लिए खड़े हैं? कोई किसी के लिए नहीं खड़ा है। सब अपने अपने बात करने के लिए, अपने अपने फायदे के लिए खड़े हैं। चाहे कोचिंग वाले हैं, चाहे हम हैं, सब हम अपने लिए फायदे बात करते हैं। आपके लिए कोई बात नहीं करता है, और ये बात आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है। जिस दिन आप सेलेक्ट होकर के कैमरे के इस साइड आ जाओगे ना, उस दिन फिर आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आपको लगेगा विद्या संबल ठीक है, परमानेंट भर्तियां नहीं आती है। आपको लगेगा, बहुत सारे लोग जो सेलेक्ट होकर आ गए उनको लगेगा 40% का नियम ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 36% के नियम को ठीक मान रहे हैं, कठिन पेपर के स्तर को ठीक मान रहे हैं। मैं जो रील्स डालता हूँ, कठिन पेपर स्तर मत रखो, बच्चों के साथ कुठार लगाता हूँ, उसके नीचे आके लोग कहते हैं कि आप समझ नहीं रहे हो, आपको दुकान चलाना, ये चला, वो बोलते हैं। क्यों? लोग सेलेक्ट होने के बाद पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। ये पर्सपेक्टिव जब उधर हो तब है। जब तुम बेरोजगार हो तब तुम्हें हर चीज पे न्याय चाहिए, हर चीज पे कुछ चाहिए। जब तुम हो जाओगे तब तुम्हें नहीं चाहिए। लेकिन तुम उधर रहते हो ना, तब अपना नजरिया थोड़ा सा ऐसा रखो कि तुम इधर आ सको। उधर भीड़ में मत रहो, भीड़ से थोड़ा सा ऊपर उठने का क्या करो, प्रयास करो। थोड़ा भीड़ से अलग सोचो। आप लोग जो बना बनाया सिस्टम जो आपको बताया जा रहा है, उसी को आप क्या किए जा रहे हो, बस फॉलो किए जा रहे हो। जो आगे चल रहा है स्ट्रक्चर, पिछले तरीके से, जब जो पिछला तरीका आप पर लगाया उससे फेल हो रहे हो, फिर भी उसी तरीके पे रह रहे हो। कहीं मैं दोबारा रिस्क ले लूं, फेल नहीं हो जाऊं। अरे तो रिस्क वैसे भी तुम्हारा रिस्क है, जीवन रिस्क पे लगा हुआ है, और तुम इनोवेशन नहीं करना चाहते हो। अपने लाइफ में इनोवेशन करो। अगर आरपीसी के पेपर की रिक्वायरमेंट बुक्स है तो थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह पढ़ो। अगर आप फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम बुक से आपको पूरी तरह प्रॉपर तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर हमारे साथ आएंगे तो इनोवेटिव तरीके से, नए तरीके से बुक से पढ़ो, फिर उसके एमसीक्यूज निकालो, पीवाईक्यूज निकालो, प्रॉपर तरीके से उसका चैनलाइज करके थोड़ा डीप डेप्थ में पढ़ना सीखो। और डेप्थ में जितना पढ़ोगे तो बाकी लोगों से उतना भीड़ से अलग हो जाओगे और सिलेक्शन की राह पर क्या हो जाओगे, चल पड़ोगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।